फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज का दौरा ईरान मुकम्मल हो चुका है। ISPR के मुताबिक विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ्द में शामिल थे, जबकि ISPR की जानिब से बताया गया है कि दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की हुई है। फील्ड मार्शल ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वजीर खारजा से भी मुलाकातें की हैं, जबकि ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल और सिफाती रवाबित पर भी तफसीली बात की गई। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पाकिस्तानी क़यादत की नेक तमन्नाओं का पैगाम ईरानी रहनुमाओं तक पहुँचाया गया। पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। मशरिक़ी वसत तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान का किरदार जारी रखने का अज़्म भी इस मौके पर सामने आया है। तो ISPR की जानिब से बताया जा रहा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 3 रोज़ का दौरा ईरान मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल थे। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की ईरानी सदर से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें की। ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकातों में खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम पर भी जोर दिया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल और सिफाती रवाबित पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तानी क़यादत की नेक तमन्नाओं का पैगाम ईरानी रहनुमाओं तक भी पहुँचाया गया। पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा भी किया गया। नाजरीन, आलमी सियासत के उफक से एक ऐसी खबर आई है जिसने न सिर्फ आलमी मंडियों में हलचल मचा दी है, बल्कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर भी मोहर सब्त कर दी है। आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, समुद्री रास्तों से बारूद की बू खत्म और तिजारत की लहरें दोबारा उठने लगी हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची के इस ऐलान ने जहां खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर लगाया है, वहीं वाशिंगटन से तेहरान तक और लंदन से पेरिस तक इस कार खैर मकदम किया जा रहा है। लेकिन इस बड़ी पेशरफ के पीछे वो खामोश और बेमिसाल सिफारतकारी है जिसका एतराफ खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। सदर ट्रंप का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को अजीम करार देना नाजरीन और पाकिस्तान का बार बार शुक्रिया अदा करना इस बात का सबूत है कि जब दुनिया बंद गली में फंसी थी तो रास्ता किसने दिखाया? इस्लामाबाद ने दिखाया। आम की मेज किसने दी? इस्लामाबाद ने दी। ताहम तस्वीर के दो रुख हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा और दूसरी तरफ ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की दो टोक वार्निंग है कि अगर नाकाबंदी खत्म न हुई तो आबना हुर्मुज़ दोबारा बंद भी हो सकती है। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान की ये शटल डिप्लोमेसी खित्ते में मुस्तकिल अमन का पेश खैमा साबित होगी? और यूं बहुत सारे अहम सवालात हैं आगे, नक्शा क्या बनेगा? सिफाती महाज पर तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान की काविशें लायक़े तहसीन है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे मौजूद पैनलिस्ट ने। जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ हासिल है जाहिद महमूद साहब का। दोनों मौजूद पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। जमील अहमद साहब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा एक अहम तरीन सवाल तो यहाँ पर यह है कि तस्वीर के इस वक्त भी दो रुख हैं। पहले तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस हवाले से बता सकें कि पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें, सिफारती कामयाबी ही है कि यूँ दो हरीफ को साथ बिठाना और एक आबना हुर्मुज़ जिस पे एक मेजर डेडलॉक बरकरार था वो खुलना। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को जमील साहब? इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं ना। जी। पहला हिस्सा तो ये है कि वो ग्रुप्स, वो ममालिक जो 47 सालों से एक दूसरे के साथ नजरें नहीं मिला सकते थे और ख़ास तौर पर ईरान की जो 40 दिन की जंग है उसमें ईरान के वो अकाबरीन भी आए थे जिनके अजीज व कारिब को हलाक कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। अमेरिका और इसराइल की बम्बार्डमेंट से उनकी आंखों में खून था। उसमें काफ़ी हार्डलाइनर भी थे, इंक्लूडिंग स्पीकर जो कि जनरल रहे हैं, IRG के भी रहे हैं, वो इराक की जंग भी लड़ी है। तो इस चीज को देखते हुए जो पहले हिस्से की कामयाबी है, इसी वजह से आज आप देखें कि तकरीबन कल $96 पर बैरल क्रूड था और आज इतने पर आ गया। आपने जिस तरह अपने इंट्रो में बताया, तो उसका पहले हिस्से का ही पूरी दुनिया उसका लुत्फ लेने लगी। पूरी दुनिया, जो आपने अपने इंट्रो में बताया कि बंद गली में थी, उस गली के कुछ दरवाजे खुलना शुरू हुए। बाकी दरवाजे कब खुलेंगे? तकरीबन तमाम दरवाजे खुल चुके हैं, एक दो दरवाजे रह गए हैं। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, कल शब भी उन्होंने कहा है कि बस एक आध पॉइंट रह गया है, उसको हम करते हैं। और वो जो पॉइंट रह गया है हम डिस्कस करते रहे हैं, वो एनरिचमेंट का था। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बात कर दी है
कि जी हम उसका डस्ट जो बम्बार्डमेंट से खत्म हुआ था, तो वो हम न्यूक्लियर डस्ट भी ईरान के ताउन से और ईरान की मदद से हम वो क्लियर कर देंगे। तो इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि ये न्यूक्लियर डस्ट वो तो नहीं है जो इनरिच्ड मटेरियल है, लेकिन डेफिनेशन ऑफ इनरिच्ड मटेरियल जो 60% है, और न्यूक्लियर डस्ट जो बम्बार्डमेंट में 2000 पाउंड के B2 बम्बर ने जो तबाह किया था, जो धंस गए थे, जो दब गए थे, कुछ डस्ट मिक्स हो गए, तो उसको न्यूक्लियर डस्ट गालिबन कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो उस पे ईरान, मैं समझता हूं कि उसको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वो मिट्टी में मिल गए हैं ज़रात, और अगर अमेरिका उसको ले जाके उसको तलफ कर सकता है तो वो आगे मुज़ाकरात का मैं नहीं समझता कि बहुत पेचीदा नुक्ता है। लेकिन हाँ, 240 जो पाउंड इनरिच्ड मटेरियल है वो कह दिया है, बाकर कालिबाफ ने भी कह दिया है, बाकी भी कुछ अकाबरीन है कि हम अपने मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। मेरा अपना मानना यह है कि यही एक फाइन ट्यूनिंग वाली बात है। हरमुस और ब्लॉकेट पे मैं आ जाता हूं, लेकिन ये फाइन ट्यूनिंग वाली बात यह है कि इसी पर तो अब मजीद जो हमारे फील्ड मार्शल वहां 3 दिन तो कोई किसी मुल्क का नुमाइंदा, इतना बड़ा सरबराह का नुमाइंदा, वो वहां 3 दिन तक तो नहीं रहता है। 3 दिन में उन्होंने मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल मिलिट्री डिप्लोमेसी की है, और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी की भी अख्तियार लेके गए थे उन्होंने की है। और उससे मेरी मुराद है कि उनकी वजीर खारजा से मुलाकात, उनके सदर पश्कियान से मुलाकात, और जो उसके साथ साथ उन्होंने मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत जो IRCG के कमांडर से और जो बाकी मिलिट्री कमांडरान से की है, उसके पसे पर्दा किन किन से की है, किस किस क़यादत के किस किस लेयर से की है, यकीनन वो 3 दिन की वहां रहना वो सारी सतह हमवार करना चाहते थे, क्योंकि बिल्कुल सारी सतह हमवार करना चाहते थे। डॉक्टर जमील साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। पहले तो आप ये कहिएगा कि इस तमाम तर डेवलपमेंट के ऊपर आपका क्या टेक है, दूसरा ये भी कि मुज़ाकरात का अगला राउंड अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान इस मुआहिदे के जामिन के तौर पर सामने आ रहा है, और दूसरा ये कि ये दौर पहले राउंड से किस तरह से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है आपको? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और मेरा जमील साहब को भी और अब्दुल्ला गुल साहब को भी बहुत सलाम। देखिए, बेसिकली तो ये उसी की कंटिन्यूटी है जी, एक प्रोसेस की कंटिन्यूटी है, और एज अ पाकिस्तानी बड़े प्राउडली हम कह सकते हैं कि ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस जो है ये क्रिएट ही पाकिस्तान ने की है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। अभी आपने जो सवाल किया कि जी पाकिस्तान इसमें जामिन हो सकते, देखिए हम फैसिलिटेटर और मीडिएटर्स हैं, ये दोनों बड़ी डिफरेंट माइंड सेट्स हैं जी। एक बड़ा ह्यूब्रिस, बिग पावर, उसकी एप्लीकेशन विद लॉट ऑफ क्लेम्स, डोमेस्टिक क्लेम्स, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है, और अगेन पूरी जो कौम है 93 मिलियन ईरानियंस, वो इस वॉर में इकट्ठे होके खड़े हो गए इस लीडरशिप के पीछे, तो दे हैव लॉट ऑफ बैगेज ऑफ द होम ऑडियंस आल्सो, और वॉर में तमाम मुमालिक के होते हैं, बट इस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने देखा ना, बाकी भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनके कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में खत्म कर दिए गए या उनकी बातचीत हो गई, तो इतना वो पॉलिटिकल या इस तरह का प्रेशर उन अवाम का नहीं जो यहाँ पर है जी। और दोनों बिग टॉल क्लेम्स के साथ वॉर में आए, उसको लड़ा और एक नतीजे पर पहुंचे जहां पे पाकिस्तान अभी एक ऑफ रैंप दे रहे हैं। इवॉल्विंग सिचुएशन है बहुत सी, जब मैं इतनी ये जो तमीद बांधी है, इसका मकसद यही है बताने का, जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं कि छोटी छोटी सेंसिटिविटीज इसके साथ अटैच, और खासतौर पे मामला बहुत बड़े हैं। ये कोई छोटा सा जमीन का तनाजा नहीं है, कोई कब्जा नहीं है, ये इसके साथ न्यूक्लियर शामिल है, इसके साथ आई मीन एक कोई कंटेस्टेड लैंड की बात है, एक न्यूक्लियर का इशू शामिल है, एक पूरी वॉर का इशू शामिल है जो मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है, एक इजराइल इतने बड़े बैगेज के साथ अमेरिका इस वॉर में आया, तो देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज कि शायद उसके लिए पूरा दिन चाहिए उन कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लेन करते हुए, तो वो ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, वी शुड बी होपिंग फॉर द बेस्ट, और ऑफ कोर्स सेकंड दौर जो होगा वो पाकिस्तान के अंदर होगा, बट अगेन जहां पे जामिन का ताल्लुक है, तो देखिए कुछ न्यूक्लियर वॉच की चीजें होनी है, कुछ वाटर टाइट मेजर्स लेनी है, बहुत सारे चीजें हैं, वो वी आर नॉट प्रीवी कि वो किस तरफ डायलॉग जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान वुड लाइक कि उसके साथ कुछ कंट्रीज जरूर मिलेंगी, रादर दोनों पार्टी चाहेंगी कि कुछ कंट्रीज मिलके एक कंसोर्शियम एंड विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IAEA इस तरह की चीज को एस्टेब्लिश हो जो न्यूक्लियर के ऊपर जमानत, बाकी अमेरिका की जमानत तो देखिए ना 5P5+1
की जमानत थी जी, जी, JCPO जी। में जो 15 में लेकर, तो वो किधर गया जी? तो वो तो दोनों वॉरिंग फैक्शंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना मॉरली पॉलिटिकली उसके साथ एक किसी लीगल फ्रेमवर्क के साथ मिलना चाह रहे हैं। बट ये जो प्रेजेंट डायलॉग हो रहा है, ईरान होम अपने ऑडियंस को ये बता रहा है कि हमारे जो 10 पॉइंट्स थे उस फ्रेमवर्क के साथ हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बार बार अपनी जो फ्रेमवर्क है उसका जिक्र कर रहे हैं, बट मूविंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली एंड विद अ वेरी गुड पेस। डेफिनेटली ऐसा ही है। और मैं आपकी ही इस बात को सेकंड करते हुए अपना सवाल ड्राफ्ट करते हुए अब्दुल्ला साहब की जानिब बढ़ूंगी। जैसे कि जायद साहब ये बात कर रहे थे ना कि बड़ा अहम है यहाँ पर एक चूंकि इवॉल्विंग सिचुएशन है, छोटी छोटी सेंसिटिविटी है, क्योंकि इशू इतना वेग है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप एटमी हथियारों और यूरेनियम की मुंतकली के दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाक़ी ख़लीबाफ इसे मुस्तरद कर रहे हैं। इस तरह इन दिस सिनेरियो, इस तरह के जो बयानात है उसके बावजूद मुज़ाकरात का दूसरा दौर कितना कामयाब आपको नजर आता है अब्दुल्ला साहब?